सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इस बार दर्शकों को जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा और कई ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर ईशा की जान खतरे में पड़ जाएगी और इसके पीछे शक की सुई सीधे दादा भाई की ओर जाएगी। लेकिन जैसा कि इस कहानी की खासियत रही है, सच्चाई कुछ और ही निकलेगी। कहानी की शुरुआत होती है आईपीएस ऑफिसर ईशा सिंह के एक बेहद खतरनाक और गुप्त मिशन से। पिछले कई दिनों से पुलिस को दादा भाई के गैरकानूनी नेटवर्क के बारे में लगातार जानकारी मिल रही होती है। कई बार कोशिश करने के बावजूद पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाता। ऐसे में ईशा एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी पुलिस की पहचान छिपाकर अंडरकवर ऑपरेशन पर निकलने का निर्णय करती है। इस मिशन की जानकारी केवल कुछ चुनिंदा अधिकारियों को होती है। ईशा साधारण लड़की का भेष बनाकर दादा भाई के सबसे भरोसेमंद गुर्गे पर नजर रखना शुरू कर देती है। कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद ईशा को पता चलता है कि वह गुर्गा शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और सुनसान गोदाम में अक्सर आता जाता है। ईशा को यकीन हो जाता है कि यही वह जगह है जहां से पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। बिना समय गंवाए वह अकेले ही उस गोदाम तक पहुंच जाती है ताकि किसी तरह कोई मजबूत सबूत जुटाया जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही ईशा गोदाम के अंदर पहुंचती है, वहां मौजूद गुंडों की नजर उस पर पड़ जाती है। वे उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि ईशा ने अपनी असली पहचान पूरी तरह छिपा रखी होती है। गुंडों को लगता है कि वह किसी दुश्मन गैंग की जासूस है जो उनका माल चुराने या उनकी जानकारी इकट्ठा करने आई है। देखते ही देखते पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ईशा समझ जाती है कि अगर उसने अपनी पहचान बता दी तो उसका पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वह चुप रहती है और अकेले ही उन गुंडों का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद शुरू होता है जबरदस्त एक्शन। ईशा अपनी ट्रेनिंग और बहादुरी के दम पर कई गुंडों को धूल चटा देती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक गुंडा पीछे से हमला करता है, दूसरा लोहे की रॉड लेकर वार करता है और तीसरा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ईशा पूरी ताकत से मुकाबला करती है, लेकिन आखिरकार वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें लगती हैं। लगातार हमलों की वजह से उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। घायल अवस्था में ईशा शहर की गलियों से गुजरते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि मदद के लिए कहाँ जाए। तभी उसे सूरज का घर याद आता है। आखिरी हिम्मत जुटाकर वह सूरज के मोहल्ले तक पहुंचती है। जैसे ही वह सूरज के घर के दरवाजे तक पहुंचती है, उसकी ताकत जवाब दे देती है। वह दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी समय सूरज बाहर निकलता है और ईशा को इस हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ईशा खून से लथपथ होती है और उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही होती हैं। यह पल सूरज की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। एक तरफ उसकी पत्नी मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रही होती है और दूसरी तरफ उसका ब्रह्मचारी व्रत उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है। सूरज जानता है कि अगर उसने देर की तो ईशा की जान जा सकती है, लेकिन वह अपने व्रत का भी सम्मान करना चाहता है। कुछ क्षणों तक वह गहरी दुविधा में रहता है। फिर वह एक ऐसा फैसला करता है जो सभी को हैरान कर देता है। वह अपने दोनों हाथों पर मोटा कपड़ा लपेट लेता है ताकि उसका व्रत भंग न हो और उसी कपड़े की सहायता से ईशा को अपनी बाहों में उठाकर नंगे पैर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते भर सूरज भगवान से ईशा की सलामती की प्रार्थना करता रहता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ईशा को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि समय पर इलाज न मिलता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। इधर पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। एक आईपीएस अधिकारी पर हमला होना पूरे शहर के लिए बड़ा मामला बन जाता है। पुलिस की विशेष टीम जांच शुरू करती है। घटनास्थल से मिले शुरुआती सबूत सीधे दादा भाई के लोगों की ओर इशारा करते हैं। मीडिया और शहर के लोग भी यही मान लेते हैं कि इस हमले के पीछे दादा भाई का हाथ है। दूसरी ओर दादा भाई खुद इस खबर को सुनकर हैरान रह जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके नाम का इस्तेमाल किसने किया। वह दावा करता है कि उसने ईशा पर हमला नहीं करवाया, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ दिखाई देते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जांच आगे बढ़ने पर धीरे धीरे यह खुलासा होने लगता है कि असली साजिश दादा भाई ने नहीं, बल्कि शहर के भ्रष्ट मंत्री ने रची थी। मंत्री अच्छी तरह जानता था कि यदि ईशा पर हमला होगा तो सबसे पहले शक दादा भाई पर जाएगा। इसके बाद पुलिस और सरकार दोनों मिलकर दादा भाई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी मंत्री ने एक ही चाल में अपने दो दुश्मनों को आपस में भिड़ाने की योजना बनाई थी। मंत्री के गुर्गों ने जानबूझकर दादा भाई के लोगों जैसा भेष पहनकर हमला किया ताकि किसी को उन पर शक न हो। उनका मकसद सिर्फ ईशा को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि दादा भाई को कानून के शिकंजे में फंसाना भी था। उधर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही ईशा को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसके दिमाग में